तो नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज टाइट्रेशन कर्व। अगला टर्म लिखते हैं टाइट्रेशन कर्व। तो टाइट्रेशन कर्व का देखो मतलब क्या होता है कि हम किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे अननोन सॉल्यूशन को एक नोन सॉल्यूशन की हेल्प से टाइट्रेट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ऑल्दो NaOH और HCl दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा कलर दिया हुआ है ताकि आप आसानी से इसे डिस्टिंग्विश कर पाओ। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ब्यूरेट। नीचे हमने ये कोनिकल फ्लास्क ले रखा है, ठीक है। तो ब्यूरेट की हेल्प से हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH सॉल्यूशन को HCl सॉल्यूशन में मिला रहे हैं। जिस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन पता होती है, लेट्स से NaOH की कंसेंट्रेशन हमें पता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नोन सॉल्यूशन मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। और HCl की कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस टाइट्रेशन के प्रोसेस से। तो यहाँ जो HCl है हमारा, वो अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें ये नहीं पता कि सॉल्यूशन किसका है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम है। ये पॉइंट समझ में आया। तो ब्यूरेट के अंदर हमने NaOH दिया हुआ है, नीचे HCl ले रखा है, ऊपर से हम NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl में ऐड कर रहे हैं, तो HCl को न्यूट्रलाइज करता जा रहा है। थोड़े टाइम बाद HCl NaOH को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दैट इज योर कंप्लीट टाइट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। टाइट्रेशन प्रोसेस में देखो, अगर हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, तो इनिशियली हमारे पास जो, अच्छा इसमें एक चीज समझो कि हम पहले प्लॉट क्या करते हैं। तो टाइट्रेशन का बस आप इसको स्टेटमेंट में लिख लो पहले। इट इज द वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ एडिशन ऑफ टाइट्रेट। टाइट्रेट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो ब्यूरेट से धीरे धीरे करके हम सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इन एनालाइट, एनालाइट मतलब जिस सब्सटेंस के आप कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने वाले हो, जो नीचे फ्लास्क में है, ठीक है। ऑफ एनालाइट सॉल्यूशन, तो हम पीएच निकालते हैं इस एनालाइट सॉल्यूशन का, मतलब जो नीचे फ्लास्क में हमारे पास सॉल्यूशन है, हम इसका पीएच स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है इनिशियली, HCl। और HCl बेसिकली हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच आप जानते हो स्टार्टिंग में 1-2 के आसपास होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, हमने टाइट्रेशन जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे HCl का पीएच कितना है, लगभग लगभग 2, ठीक है। जैसे ही टाइट्रेशन खत्म होगा, टाइट्रेशन खत्म होगा मतलब यहाँ पे रिएक्शन कैसे वर्कआउट करेगी, HCl जो है वो NaOH से रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट होने के बाद फाइनली क्या बनेगा, NaCl एंड वाटर। अब आप जानते हो NaCl भी न्यूट्रल है और वाटर भी न्यूट्रल है, तो फाइनली सोल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। तो इसका मतलब फाइनली जब टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास होगा NaCl विच इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी कि जहाँ पे टाइट्रेशन खत्म होगा वहाँ pH 7 होगा। तो आप देखो वो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप देखो, जैसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को HCl में ऐड करना शुरू करोगे, तो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक से बेसिक की तरफ चलना स्टार्ट होगा। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से नोटिस करोगे, तो यू रियलाइज कि धीरे धीरे करके पीएच बढ़ना स्टार्ट हो गया। वाई इट इज इंक्रीजिंग पीएच, बिकॉज एसिड में आप बेस ऐड कर रहे हो। और जैसे ही एसिड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा और आप बेस ऐड करोगे, तो एकदम से तेजी से पीएच राइज होने लगेगा, क्योंकि टुवर्ड्स बेस जा रहा है। और फाइनली जब टाइट्रेशन खत्म होगा बिल्कुल लास्ट में जाके, तो फाइनल टाइट्रेशन जब खत्म होगा, फाइनली HCl, जहाँ पे NaCl मतलब न्यूट्रल पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रलिटी पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ और आप इसके बाद भी फर्दर NaOH ऐड करोगे, तो आपका क्या होगा कि फाइनली जो है वो लगभग लगभग pH 12 के आसपास पहुंच जाएगा। आप ध्यान से देखो तो स्ट्रॉन्ग बेस वाली रीजन में पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद आप 1-2 ड्रॉप और ऐड करोगे, तो लगभग लगभग देखो स्ट्रॉन्ग बेस वाले रीजन में पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमने प्लॉट बनाया, एडिशन ऑफ NaOH इन HCl के साथ HCl का पीएच कैसे वेरी कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइट्रेशन कर्व। मैंने बताया इट इज वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ एडिशन ऑफ टाइट्रेट इन द एनालाइट ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन। अब इस कर्व में देखो, हमें दो चीजें पहचाननी आनी चाहिए कि टाइट्रेशन कहाँ पे खत्म हुआ है, और दूसरी चीज ये देखना होता है कि कितना वॉल्यूम उस टाइम तक अप्लाई हुआ। तो देखो क्या करते हैं कि जो इसमें स्टीप कर्व बनता है, स्टीप कर्व मतलब देखो ऑलमोस्ट ये वर्टिकल लाइन हो गई ग्राफ में। तो इस स्टीप कर्व में जहाँ से स्टीप कर्व स्टार्ट हो रहा होता है वहां पे एक पॉइंट मार्क करते हैं, और स्टीप कर्व जहाँ खत्म होता है वहां एक पॉइंट मार्क करते हैं, क्लियर। और इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग टेंटेटिव। तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो देखो मैंने इसलिए स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये भी ऐड कर लो। इन दिस कर्व द मिड पॉइंट ऑफ द स्टीप कर्व इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन जहाँ खत्म हो रहा है वो पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, या इसी को इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है सब्सटेंस को। तो हम लोग इसको थ्योरेटिकली इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे।
और एक्चुअली में जहाँ टाइट्रेशन खत्म होता है वहाँ पे कलर चेंज नोटिस में आ जाएगा इंडिकेटर की वजह से। तो उसका मतलब जैसे अगर अभी आपको इंडिकेटर का सिलेक्शन में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इक्विलाइज पॉइंट कैसे निकालना होता है ग्राफ में। जहाँ से टाइट्रेशन में स्टीप कर्व बना, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया स्टीप कर्व, इसका लगभग लगभग मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो इस लाइन का मिड पॉइंट लगभग लगभग यहाँ रहा है। तो यहाँ तो बहुत आसान है डिटेक्ट करना, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करता है, तो न्यूट्रल पॉइंट pH 7 पे ही आता है। तो हमें कंफर्म पता है कि इक्विलाइज पॉइंट pH 7 पे आएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल होगा, तो इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस pH विल बी 7। नॉर्मली लैब में जो टाइट्रेशन होते हैं वो हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही चलते हैं। तो मोर और लेस ये pH 7 पे जाके टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर एक बार मिड पॉइंट वाला फिर से बता दीजिए। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो भी आपका ये टाइट्रेशन कर्व आ रहा है, इसमें जो स्टीप कर्व है, यहाँ से तो देखो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, फिर यहाँ से एकदम से pH बढ़ा। तो जो एकदम से pH बढ़ने वाला पोजीशन है, मतलब जो स्टीप कर्व बन रहा है, उस स्टीप कर्व में मिड पॉइंट ले लिया था टेंटेटिव। तो जैसे ये इस वर्टिकल लाइन को समझ लो, इस सेक्शन का मिड पॉइंट निकाल लो। समझ गए? तो उस मिड पॉइंट को हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। यस सर ठीक है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? दिस इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जिसका टाइट्रेशन इनिशियली स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट लगभग लगभग NaCl जहाँ पे फॉर्म होगा, यानी कि pH 7 वाली स्टेज पे आके मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फाइनली नहीं लिखना है तो यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट लिख लो, बेटर रहेगा। या एंड पॉइंट लिख लो जहाँ टाइट्रेशन खत्म हो रहा है लगभग लगभग। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमारा NaCl बन जाएगा, जहाँ पे HCl एग्जैक्टली NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें NaCl मिल रहा है। सर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट एक ही चीज है? नहीं, एंड पॉइंट एक्चुअली में थोड़ा सा अंतर होता है। एंड पॉइंट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे इंडिकेटर के कलर चेंज की वजह से हमें पता चलता है कि टाइट्रेशन खत्म हो गया। एक्चुअली हमारे नोटिस करने में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे आप इक्विवेलेंस पॉइंट एक्जैक्टली 50 ml पे आ रहा है, ये टाइट्रेशन यहाँ खत्म हो गया है। बट हमारा कलर चेंज होने में 1-2 ml और एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि कलर चेंज हमें कब पता चलेगा, जब सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो प्रैक्टिकली लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट सेम माना जाता है, वो प्रैक्टिकल का फॉल्ट होता है। तो एक्सपेरिमेंटल एरर भी तो होती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर होती है, उसको आप इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का डिफरेंस समझ सकते हो। तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली लिखना है तो एंड पॉइंट जो है इक्विवेलेंस पॉइंट से थोड़ा सा आगे होता है। जैसे मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट 50 ml पे है, तो जो एंड पॉइंट होगा वो 50.1 या 50.2 ml पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर लिखना है यहाँ पे तो चाहो तो ऐड कर लो। इक्विवेलेंस पॉइंट, या ऐसे लिखो, एंड पॉइंट इज स्लाइटली अहेड ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। ऑल्दो ये पार्ट जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री में टाइट्रेशन सीखेंगे तब आपको एक्जैक्टली टाइट्रेशन वाली बात वहीं पे सिखाऊंगा। अभी आपको ग्राफ देख के इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट डिसाइड करना सीखना है। तो एंड पॉइंट इज स्लाइटली अहेड ऑफ, एंड पॉइंट इज स्लाइटली अहेड ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट। तो किसी भी टाइट्रेशन में हमें कब पता चलेगा टाइट्रेशन खत्म हुआ? कलर चेंज से। और एक्चुअली में खत्म हो जाएगा थोड़ा सा पहले। तो ये जो थोड़ा सा गैप होता है, लेट्स से अराउंड 1 ml 2 ml, क्योंकि जैसे इंडिकेटर का जो कलर चेंज नोटिस में आएगा ना, वो लगभग लगभग इस जगह पे नोटिस में आएगा। तो देखो ये जो इतना गैप आ गया ना, बस इस इतना ही एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में लगभग अंतर होता है, ऐसे समझ लो। तो 50 ml जो है वो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट है, और एंड पॉइंट इससे 1.1 ml 0.2 ml 0.3 ml आगे भी हो सकता है। अब वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि कौन कितना बढ़िया टाइट्रेशन कर रहा है। तो जितने एक्सपर्ट टाइट्रेशन करेंगे उतनी एरर कम होगी, जितना लूजली होगा या जितना कैजुअली करेंगे उतनी ज़्यादा एरर हो जाएगी। ठीक है, ये टाइट्रेशन समझ में आ गया आपको? मतलब आपको बेसिकली दो चीज़ें समझनी है। टाइट्रेशन खत्म कहाँ पे होता है, तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट मार्क करना आना चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वॉल्यूम डिसाइड करना आना चाहिए। दूसरा, ग्राफ देख के आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस टाइप का टाइट्रेशन का ग्राफ है ये। अभी यहाँ जैसे आपको आसानी से समझ आ रहा है, देखो टाइट्रेशन स्टार्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, एंड हो रहा है जाके 7 पे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, और बाद में देखो स्ट्रॉन्ग बेस वाले रीजन में खत्म हो जा रहा है टाइट्रेशन। समझ गए? चलो दूसरा स्टेप देखो। अब हम देख रहे हैं टाइट्रेशन का वो वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब देखो, अगर वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस से स्टार्ट करें तो इनिशियली हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है, इसका मतलब वीक एसिड है। और वीक एसिड है तो पीएच देखो लगभग लगभग कहाँ से स्टार्ट होगा? 2-3 के बाद से स्टार्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच 0 से लेके 2-3 तक होते हैं। वीक एसिड के पीएच लेके 3 से लेके 5-6 तक रहते हैं। 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, फिर वीक बेस का पीएच होता है,
फिर स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच होता है, यही ब्रैकेट है। तो उसका मतलब हमारा जो टाइट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो वीक एसिड से हो रहा है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एसिटिक एसिड का NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन लिखा था, याद है? तो मैंने बोला था कि सबसे पहले 0 ml NaOH मिलाया था तो पीएच 3 था, फिर उसमें 25 ml NaOH मिलाया तो बफर सोल्यूशन बना था तो पीएच बढ़ के सम 4 पॉइंट समथिंग हो गया था। फिर उसके बाद एक और बार हमने NaOH और फिर 25 ml मिलाया था, 50 ml भी निकाला था तो बफर बन के 5 पे पहुंच गया था। फिर 75 ml किया था तो फिर से एक और बफर बना था, ठीक है ना, उसका पीएच 5.48 बनाया था। फिर और यस सर। और हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हुई थी, लास्ट में जाके कॉमन आयन इफेक्ट लगा था। तो बेसिकली ये वही प्रोसेस है। तो देखो वीक एसिड से स्टार्ट हुए, ये बीच का रीजन देखो बफर सॉल्यूशन वाली ब्रैकेट है। यहाँ से देखो एकदम से पीएच बढ़ना शुरू हुआ तो ये देखो वर्टिकल रीजन आ रहा है। वर्टिकल रीजन में आपको दोनों पॉइंट मार्क करने, जहाँ से आपको स्टीप कर्व का एक पॉइंट ये मार्क करा, एक पॉइंट ये मार्क करा, इसका लगभग लगभग मिड पॉइंट ले लिया। तो अब आपको पता है कि जब इसके इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचोगे आप, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस बन जाएगा, CH3CONA। कौन सा पॉइंट बनेगा, CH3CONA। और CH3CONA बेसिकली क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक्चुअली में क्या होगा, बेसिक होगा। तो आप ध्यान से देखो कि इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा हमारे पास फाइनली सॉल्व होके, वो पीएच 7 के बाद आएगा। आप ध्यान से देखो तो ये आपको जल्दी समझ आएगा, क्योंकि इतना तो हम पीएच निकालने वाले कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो यू नोटिस दैट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी अबव 7। तो यहाँ देखो ये लगभग लगभग क्लोज टू 9 जा रहा है। समझ आ पा रही बात? क्यों? क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा फाइनली, और उसका पीएच सर्टेनली 7 से ज़्यादा आएगा। तो इस टाइट्रेशन का देखो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो क्लोज टू 9 वाले रेंज में पहुंच रहा है। तो लॉजिक इज दिस कि जहाँ पे भी हमने स्टीप कर देखा उसका मिड पॉइंट उठाना है, और टाइट्रेशन खत्म होते टाइम वॉल्यूम कितना लगा वो भी हमको पता चल गया, 50 ml। तो दो बातें समझ में आनी चाहिए आपको ग्राफ देख के, इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा और कितने वॉल्यूम पे टाइट्रेशन खत्म हो गया है, ठीक है। और टाइट्रेशन में रिएक्शन क्या हुई, कौन कौन से सब्सटेंसेस बचे, ये सब बातें अगर ध्यान से नोटिस करते चलोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ टाइट्रेशन की रिएक्शन क्या हुई, CH3COH की रिएक्शन होगी सबसे पहले NaOH से। तो जैसे जैसे न्यूट्रलाइज होता जाएगा तो ये CH3COONA और वाटर बनेगा। समझ आई कॉन्सेप्ट? तो स्टार्टिंग में टाइट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो वीक एसिड से स्टार्ट हुआ है, और जब टाइट्रेशन खत्म होगा तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, यानी वीकली बेसिक रीजन में जाके टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा। और इसमें जैसे ही आप एक ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और मिलाओगे, इसके बाद आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने लगेगा। और जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो पीएच जो है वो NaOH की वजह से रेगुलेट होने लगेगा। तो पीएच देखो जब टाइट्रेशन खत्म होगा तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस वाले रीजन में पहुंच जाएगा। ये देखिए जाके लगभग लगभग पीएच क्लोज टू 12 वाले ब्रैकेट में पहुंच गया है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस फाइनली बन जा रहा है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब देखो अगर हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों चीज़ों को एक साथ डील करें, अगर आप इस टाइट्रेशन में दोनों फैक्टर्स को एक साथ डील करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहला वाला टाइट्रेशन करा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन था, और अभी ये वाला टाइट्रेशन हमने फॉलो करा ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं एसिटिक एसिड को, NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं एसिटिक एसिड को, तो हम स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड टाइट्रेट कर रहे हैं। और वीक एसिड का पीएच कैसे वेरी करता हुआ जा रहा है वो हम देख रहे हैं। उसका हम लोगों ने एक बार पूरा मैथमेटिकल सवाल भी किया हुआ है, आपको एग्जैक्टली याद होगा तो। मैंने 0 ml पे पीएच निकाला था, फिर 25 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml। लाइकवाइज आप हर पॉइंट पे जाके पीएच कैलकुलेट करते जा रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि सोल्यूशन कैसे बिहेव करता है। तो हम वैल्यूज के साथ भी बना सकते हैं। दीज ऑल प्लॉट्स आर विद वैल्यूज। इनका कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले से पीएच कैलकुलेट हो रहा है। देयर इज नो डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इट। इसका तरीका क्या है कि आपने वॉल्यूम मिलाया, पीएच चेक करा, फिर वॉल्यूम मिलाया, पीएच चेक करा, और फिर पीएच और वॉल्यूम के साथ ग्राफ बना दिया, तो ये आपका टेंटेटिव ग्राफ बना। जब हम इक्विवेलेंस पॉइंट वाले रीजन में पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक स्टीप कर्व मिलेगा, लगभग वर्टिकल लाइन बन जाएगी ग्राफ में। उस वर्टिकल लाइन में जहां से स्टीप कर्व स्टार्ट हुआ और जहां स्टीप कर्व एंड हुआ, उन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके लगभग लगभग मिड पॉइंट ले लिया जाता है। जैसे आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पता चल जाएगा, और उस इक्विवेलेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना NaOH का वॉल्यूम एसिटिक एसिड में मिलाने के बाद न्यूट्रल पॉइंट अचीव हुआ। समझ गए? अब देखो अगर हम दोनों टाइट्रेशन एक ही प्लॉट पे ड्रॉ करें,
तो जैसे हमारे पास सपोज करो ये प्लॉट है, अब उसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्लॉट किया हुआ है। तो ये देखो pH 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये प्लॉट है। अब ध्यान से देखो, जो मैंने ब्राउन कलर से ग्राफ बनाया हुआ है उसका स्टार्टिंग pH 2 है। इसका मतलब ये जो प्लॉट है हमारे लिए वो प्लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है। और दूसरा वाला टाइट्रेशन देखो ध्यान से, तो उसका स्टार्टिंग pH देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रीन वाला प्लॉट है आपके पास, जो ग्रीन वाला प्लॉट है आपके पास, ये टाइट्रेशन ऑफ, ये आपका टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है। अब दोनों के आपको मैंने क्या बताया, एंड पॉइंट डिसाइड करने का तरीका बताया। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए देखो, एक पॉइंट ये मार्क करें स्टीप कर्व पे और दूसरा पॉइंट ये मार्क करें, तो ये स्टीप कर्व की ये लेंथ ज़्यादा हो गई। तो अगर आप इस पे इसका मिड पॉइंट मार्क करोगे ध्यान से, तो यू कैन नोटिस कि इसका मिड पॉइंट देखो लगभग लगभग इस जगह पे आएगा। समझ आई बात? समझ गए कॉन्सेप्ट? तो इसका देखो एंड पॉइंट आपको पता चल गया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल पॉइंट लगभग लगभग pH 7 पे मिल रहा है हमको। ये आपका मिड पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर ग्रीन वाला ग्राफ देखोगे ध्यान से, तो ग्रीन वाला ग्राफ का देखो एक स्टीप पॉइंट ये आ रहा है और दूसरा स्टीप पॉइंट तो लगभग लगभग वही है जो ऊपर वाला है। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। तो उससे भी पहचान सकते हैं कि किसका ग्राफ है। तो अगर हम इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे तो ये लगभग लगभग इस पॉइंट पे आएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करो तो देखो pH लगभग लगभग 9, 8 या 9 के बीच में चला जाएगा ये लगभग। समझ आई टेक्निक? ये पहले वाले प्लॉट का न्यूट्रल पॉइंट पता चल गया। ऐसे आप दोनों न्यूट्रल पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप ग्राफ पहचान सकते हो। एक तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग pH और एंड pH पे ध्यान दो, तो स्टार्टिंग pH से आपको पता चल जाएगा कोई फर्स्ट का ग्राफ है। और अगर आप स्टार्टिंग pH पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो एंड पॉइंट का ध्यान से देखो। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंस पॉइंट है वो ये ब्लू वाला मार्क है। ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और उसके ऊपर जो रेड वाला पार्ट पार्ट मार्क कर रखा है, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। समझ आया? ये इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। समझ गए? तो दोनों के टाइट्रेशन की इक्वेशंस पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कब इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है। समझ गए? तो आप देखो, इसका डिफरेंस अगर नोट करना है तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिफरेंस क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है वो लोअर pH से स्टार्ट होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हायर pH से स्टार्ट होगा, और एंड इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पहले आएगा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बाद में आएगा। ये चीज़ अलग से नोट में लिख लो। देखो ये बात, तो मेक अ नोट फॉर दैट इन इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। तो इन द टाइट्रेशन ऑफ strong acid strong base, initial pH is lower than the titration of initial pH is lower than the titration of weak acid strong base, while pH at equivalence point is higher for weak acid strong base titration. समझ गए बात?
In the titration of strong acid, strong base, initial pH is lower than the titration of weak acid, strong base, while pH at the equivalence point is higher for weak acid, strong base titration. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन देखो पीएच लगभग 7 आ रहा है, दूसरे वाले की वैल्यू 7 से ऊपर ही आएगी। अब देखो उसको वीक बेस के लिए डील करते हैं। अगला टाइट्रेशन लिखना है, टाइट्रेशन का वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, टाइट्रेशन का वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, टाइट्रेशन का वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अब हम सॉल्यूशन में नीचे अभी भी देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसको हम NH4OH से टाइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीएच तो HCl की वजह से होगा, तो देखो ये अभी भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, लोअर पीएच। ठीक है, फिर ये देखो स्टीप कर्व आ रहा है आपके पास, इसका मिड पॉइंट निकाला तो देखो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट बताएगा यहाँ पे। इक्विवेलेंस पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो पीएच देखो 7 से नीचे आ रहा है, आना भी चाहिए था। क्यों 7 से नीचे आ रहा है ये वाला पीएच? बिकॉज फाइनली NH4Cl बनेगा। तो अगर हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन मार्क करें तो टाइट्रेशन हो रहा है NH4OH प्लस HCl, यस NH4Cl प्लस वाटर, और हमने स्टार्ट किया था स्ट्रॉन्ग एसिड से और एंड किया है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस देखेंगे अगर तो ये वीकली एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। तो अब अगर इसका भी पॉइंट मार्क करेंगे तो इनिशियली इट विल बी, अगर टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट मार्क करें तो इनिशियली इट इज HCl which is strong acid, and at equivalence point what you will get? At equivalence point we'll get NH4Cl. NH4Cl is salt of strong acid weak base, hence weakly acidic. तो स्टार्टिंग पीएच देखो 2 के आसपास है और इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच देखो 7 से नीचे आ रहा है, या अपर्टर 2 से 6 से भी थोड़ा नीचे आ रहा है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? अब देखो अगर हम इस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के टाइट्रेशन को स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंपेयर करें तो देखो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब देखो स्टार्टिंग में चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड से स्टार्ट हुए तो अब यहाँ स्टार्टिंग पीएच देखो दोनों के लिए सेम है, बट फाइनल केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन हो रहा होगा उस स्ट्रॉन्ग बेस का फाइनल पीएच अगर आप नोटिस करोगे तो you'll see it will be higher than that of वीक बेस। देखो यहाँ पे ये पीएच कहाँ खत्म हो रहा है लास्ट में जाके, लगभग लगभग 12 वाले ब्रैकेट में खत्म हो रहा है। देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है और वीक बेस का पीएच देखो कहाँ खत्म होगा, वीकली बेसिक रीजन, यानी लगभग लगभग देखो 10 के आसपास खत्म हो जा रहा है। जैसे आप थोड़ा टेंजेंट देखो ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन देखो लगभग लगभग 12 के आसपास खत्म हो रहा है जाके, और वीक बेस के केस में कहाँ खत्म हो रहा है, 10 के आसपास। स्टार्टिंग पीएच दोनों का सेम होगा क्योंकि टाइट्रेशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अब देखो आप यहाँ से भी दोनों टाइट्रेशन मार्क कर सकते हो, इफ यू मार्क इट केयरफुली। तो जो ब्राउन वाली लाइन है हमारे लिए, ये आपका किसका टाइट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आया? ये आपका है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो ग्रीन वाली लाइन है ये टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है। समझ में आया कैसे पहचाना हमने? क्योंकि जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे उसका फाइनल पीएच ज़्यादा आएगा, जिसमें वीक बेस डालोगे उसका फाइनल पीएच कम आएगा। यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट की बात मार्क करें तो सबसे पहले ब्राउन वाले केस के ग्राफ को मार्क कर रहा हूँ। तो इसका देखो जो स्टीप कर्व है वो एक इस जगह मार्क कर लो और एक लगभग इधर मार्क कर लो। तो इसका मिड पॉइंट समवेयर इस जगह पे आएगा लगभग लगभग, और इस जगह पे अगर आप इसको डॉटेड लाइन से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करो तो ये पीएच लगभग लगभग 6 या 7 के बीच में आ जाएगा लगभग, या एग्जैक्टली 7 ही आ जाएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से सही से मार्क करोगे। मैंने तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली मार्क किया है तो थोड़ा सा क्लोज टू 7 जा रहा है।
अब एग्जैक्ट थोड़ा सा स्केल से रख के अगर एग्जैक्ट मार्क करोगे तो इट विल बी सर्टेनली रीचिंग क्लोज टू 7। तो यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लगभग लगभग पीएच 7 पे आ गया। अब दूसरा वाला प्लॉट देखो, ग्रीन वाला प्लॉट है, उसके इक्विवेलेंस पॉइंट को मार्क करें तो देखो यहाँ तक स्टीप कर्व है और स्टार्टिंग पॉइंट तो लगभग सेम था। तो अब जब इसका स्टीप कर्व का मिडिल पॉइंट हम मार्क करेंगे, तो स्टीप कर्व का मिडिल पॉइंट अगर आप मार्क करोगे तो दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 6 से थोड़ा सा नीचे। देखिए मिडिल पॉइंट आ रहा होगा, लगभग लगभग इस जगह मिडिल पॉइंट आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा स्केल लगा के मार्क करो तो आपका थोड़ा ग्राफ कर पा रहा, समझ में आ रहा है। तो ये लगभग लगभग थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, मतलब ये क्लोज टू 6 पहुंच जाएगा। मेरी समझ से ये लगभग लगभग मिडिल पॉइंट है। 5.86 थोड़ा नीचे आएगा। तो उससे आप देख सकते हो कि अब की बार जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आ जा रहा है। तो ये आपका देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट आया, ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। समझ आया। तो अगर दोनों एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ आ गया। ठीक है। So in the titration of strong acid strong base, final pH is higher than the titration of strong acid weak base, while pH at the equivalence point is lower than strong acid weak base titration। ये पॉइंट समझ में आया आपको। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है तो उसका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन पीएच फाइनली ज्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, मैंने ये चीज पहले ही आपको समझाई। वेयर एज अगर आप इक्विवेलेंस पॉइंट देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विवेलेंट पॉइंट जो है वो आगे आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन से। ठीक है, सही कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले आ जाएगा। ठीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट पे वॉल्यूम अगर चेक करना है कि किस वॉल्यूम पे जाके इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, तो मैंने बताया कि जो स्टीप कर्व होता है इसी को डाउन पुल कर दो, ये आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। 50 ml से थोड़ा सा आगे वॉल्यूम आ रहा है, या क्लोज टू 50 ml भी लिख सकते हो अगर ग्रीन वाली लाइन से मार्क करेंगे तो। समझ गया कॉन्सेप्ट। इसके लास्ट में टाइट्रेशन देखो वीक एसिड वीक बेस के लिए। तो नेक्स्ट इज टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक एसिड वीक बेस। अब वीक एसिड वीक बेस में देखो हमने टाइट्रेशन में ध्यान से देखो, नीचे NH4OH दे रखा है, ये आपका वीक बेस है, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड विच इज आर वीक एसिड। पॉइंट समझ में आया। तो हम वीक एसिड को वीक बेस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि आप स्टार्टिंग पीएच देखोगे तो इट इज बिकॉज ऑफ वीक बेस NH4OH, इट इज बिकॉज ऑफ NH4OH। तो इसमें थोड़ा सा देखो फॉल्टी कर्व है, मतलब ऑल्दो लिख सकते हैं वीक बेस का पीएच लगभग लगभग 12 पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा नीचे से बनाना चाहिए था ग्राफ। अब ये थोड़ा सा ग्राफ का फॉल्ट है, आप चाहो तो सही कर लो उतना, तो टेक्निकल एरर है, मतलब प्लॉट कर दे रहे हैं, थोड़ी सी फॉल्ट है। इफ यू वांट टू मेक इट करेक्ट तो थोड़ा सा ग्राफ को नीचे कर दो उठा के। समझ गया ना, क्योंकि वीक बेस का प्लॉट है। So it should start somewhere from 10। तो कुछ ऐसे बना दीजिए। समझ गया ना लॉजिक। मतलब स्टार्टिंग पीएच थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ग्राफ जो बनाया गया उसमें थोड़ी सी गलती है, ऐसे होना चाहिए। लॉजिक क्लियर। तो इस सॉल्यूशन का देखो स्टार्टिंग पीएच लगभग लगभग 10 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि वीक बेस है। और फाइनली देखो टाइट्रेशन खत्म होकर जाएगा तो क्लोज टू 7 पीएच पहुंच जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इसका पता है स्ट्रॉबी एसिटिक एसिड CH3CONH4 जो है
वो लगभग लगभग न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो इसका पीएच जो है वो क्लोज टू 7 पहुंचेगा आपके। समझ गए ये बात? अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे स्टीप लाइन नहीं अचीव होगी, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट अचीव होगा जहाँ पे हमारा विल अचीव अ सिंगल पॉइंट, जहाँ पे देखो आपका कर्वेचर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो जैसे ही आपको कर्वेचर चेंज होता हुआ दिखेगा, इट सिंपली मीन्स दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा तो ये इसका इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। और इस ग्राफ से प्रिडिक्शन सबसे मुश्किल होता है, इसलिए मोस्टली वी डोंट यूज दिस ग्राफ फॉर इंटरप्रिटेशन। बट चूंकि मैंने आपको सारे ग्राफ बताए हुए, इसलिए आपको इसका भी नेचर बता दिया कैसा आता है। बट इस ग्राफ की हेल्प से हम नॉर्मली नहीं इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बट अगर कोई बहुत एक्सपर्ट है, ग्राफ को ठीक से रीड कर लेता है, तो विल फाइंड आउट कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ जहाँ से एकदम से थोड़ा सा चेंज दिखेगा, तो वो एक पॉइंट पे ही दिखेगा। जैसा कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर के टाइम पे नोटिस करते थे गैसीय स्टेट वाले ग्राफ में, बिल्कुल वैसे ही नोटिस में आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा कर्वेचर, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। ये वो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा जहाँ पे वीक बेस को वीक एसिड न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। समझ गए? तो आप देखो ये टाइट्रेशन हमारा वीक एसिड वीक बेस से स्टार्ट हुआ, और फाइनली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस CH3CONH4 बनेगा। और तो इस केस में तो आप सर्टेनिटी से कह सकते हो कि सोल्यूशन न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। बट अगर इन जनरल बात करी जाए, तो आपको देखो इनिशियल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास वीक बेस है, which is NH4OH, and at equivalence point क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। एट इक्विवेलेंस पॉइंट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। और आपको पता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कैन बी एसिडिक। ऑल्दो इस केस में हमें क्लियरली पता है कि न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल, कोई भी कंडीशन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द के वैल्यू, के एंड के बी वैल्यू ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझ गए? तो यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे जो एक इक्विवेलेंस पॉइंट आता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ये चीज़ अलग से लिख लो। यहाँ पे मतलब वो स्टीप कर नहीं मिलेगा, उसका मिड पॉइंट निकाल पाना मुश्किल होता है, तो इसलिए सीधे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये होगा, और ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जहाँ से ग्राफ की कर्वेचर चेंज हो रहा होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसलिए यहाँ प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जगह तो आपको स्टीप कर्व मिलेगा, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो रहा है। समझ गए? तो पहले आपको सारे टाइट्रेशन का क्लियर हुए। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। जे एडवांस देखो 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ हमारे में। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस 2020। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑल्दो स्मार्टली जिन्होंने सॉल्व करा उनके लिए तो बहुत आसान सवाल था, बाकी लोग के लिए थोड़ा सा टफ सवाल था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। So when a solution of 0.1 m weak base B is titrated with 0.1 m strong acid HA, the variation of pH of the solution with the volume of HA added in the solution is given below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is given by B plus HA gives BH plus A minus. तो देखो इस सवाल को करने के लिए हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो पहले आप एक चीज़ तो सबसे आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है वहाँ लगभग लगभग 6 ml वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट इसी लाइन पे आएगा। ये क्लियर है पहले सबको? देखो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मार्क करेंगे तो इसी पॉइंट पे आएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एसिड जो यूज होगा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो 6 ml होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब अगर हम इसका इक्विवेलेंस पॉइंट साथ में मार्क करें तो यू कैन नोटिस कि फॉर इक्विवेलेंस पॉइंट आपको इस ग्राफ का अगर स्टीप नेचर नोटिस करोगे तो यहाँ देखो लगभग लगभग 10 के आसपास ये चीज़ आ रही है। अगर ग्राफ नोटिस करोगे आप तो देखो पॉइंट, ये देखो लगभग 10 के आसपास स्टीप कर्व यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुआ, और ये डिप होते होते लगभग लगभग 3 के आसपास जाके खत्म हो गया, क्लोज टू दिस ब्रैकेट आएगा।
ठीक है। तो अब अगर हम इसका लगभग मिड पॉइंट मार्क करें, तो इफ आई अज्यूम इट 3 to 10, ये टोटल 7 पॉइंट्स आप हुआ, तो 3 से लगभग 3.5 पॉइंट जाके ऊपर ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा मुझे। तो इसका मिड पॉइंट मेरे हिसाब से क्लोज टू 6.5 पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन लग रहा है, बिकॉज ग्राफ में वो चीज़ प्रेडिक्ट कर पाना कुछ मुश्किल है। वो 6.5 है, 6.2 है, 6.3 है, 6 है, तो बड़ा ही ट्रिकी हो गया। तो उसका मतलब ये सही तरीका नहीं था इस सवाल को करने का, क्योंकि अगर हम ऐसे सवाल करेंगे तो बहुत अप्रोक्सीमेटेड आंसर आएगा, और हमारे क्वेश्चन में हमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट आंसर लिखना है, तो जनरली हमें ये मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि आईआईटी ने इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर दी स्टूडेंट के साथ, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन डैमेज हुआ बहुत सारे बच्चों का। बट अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँ, तो देखो रिएक्शन के हिसाब से बी की रिएक्शन एच ए से होने के बाद बी एच प्लस प्लस ए माइनस बन रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम 0.1 वी ले लें, इसका भी वॉल्यूम 0.1 वी ले लें, तो ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये 0.1 वी मोल्स बनेगा। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर हम लिखेंगे, तो ये 0.1 वी बाई 2 वी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन 0.05 आ जाएगी। और अब अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच लिखेंगे, तो पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। pH at equivalence point will be due to salt of weak base strong acid, या बेटर टू से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और इसके पीएच का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। अब पीएच हमने देखो लगभग लगभग 6.5 मार्क किया है। अगर मैं वहीं से सॉल्व करूँ तो वैल्यू 6.5 इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 0.05। ठीक है, आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 0.5 माइनस में आ जाएगा, उसको माइनस हटाएंगे तो 0.5 जाएगा, डबल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ 0.05। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो पी के बी की वैल्यू निकल आएगी आपकी 1 प्लस, इसको अगर कोई सिंप्लीफाई करेगा तो फर्दर उसकी पी के बी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लॉग ऑफ 0.05, सॉरी 1 माइनस लॉग ऑफ 0.05। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -2, जो कि 5 इंटू 10 पावर -2 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू ठीक से लिखी जाएगी, तो 3 माइनस लॉग 5 आ जाएगा अप्रॉक्स। तो यहाँ से पी के बी की वैल्यू जो आएगी हमारे लिए वो 2.3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको मान लो 6 मार्क कर दिया होता, क्योंकि है तो क्लोजेस्ट ही। ठीक है, तो इफ यू वुड हैव मार्क्ड इट एट 6, तो आपका आंसर ये थोड़ा चेंज होके आएगा। आप दूसरा आंसर भी निकाल के देख सकते हो एट द सेम टाइम। तो अब देखो, अगर हमने इसको पी एच 6 के लिए सॉल्व करा, तो पी एच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी में पी एच 6 डालो, और यहाँ से सॉल्व करके लाओगे तो पी के बी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस लॉग ऑफ 0.05। और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं फाइनली, तो ये वैल्यू हमारे लिए लगभग लगभग आ जाएगी 3.3। ऐसे ही आ रहा है, अप्रॉक्स ही आ जाएगा। तो अगर हम एवरेज ऑफ 2 पी के बी लिख दें, की वैल्यू हो जाएगी 2.3 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ये लमसम 2.8 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी वन आंसर, या हम 2.3 से 3.3 के बीच में आंसर लिख सकते थे, बट आईआईटी ने इसको गलत कर दिया, क्योंकि आईआईटी ने जो इसकी रेंज ऑफ आंसर करेक्ट चेक करा है वो है 2.8 से लेके 3.2 तक। तो अगर हमने इसका एवरेज नहीं लिया होता तो ये प्रॉब्लम कर जाता हमारे लिए।
क्योंकि हमने क्या दोनों लिमिट्स चेक कर ली, ऊपर और नीचे। आंसर इसके बीच में कहीं फिट होना चाहिए था, बट बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट होनी चाहिए थी आईआईटी के हिसाब से, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। यानी कि हमें ग्राफ को और एक्यूरेटली या और माइन्यूटली स्केल लगा के चेक करना चाहिए था। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सवाल सही नहीं किया जा सकता था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब हमें इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क अप्लाई करना था। अब स्मार्ट वर्क देखो क्या था, उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं लगती, आपका सवाल गलत ही नहीं होता कैसे भी, अगर आप स्मार्ट वर्क करते। स्मार्ट वर्क ये है कि देखो ये चीज तो कंफर्म पता है कि एसिड 6 ml पे ये एसिड जो है वो 6 ml अप्लाई होने के बाद बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो इसका जो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता, मतलब जहाँ पे 50% एसिड 50% बेस को न्यूट्रलाइज करता, तो आइडियल बफर सोल्यूशन बनता। और बफर सोल्यूशन का पीएच डायरेक्टली पीओएच इज इक्वल टू पीके भी होता है। तो अब आप इसमें 3 ml वाली लाइन मार्क कर लो। तो 6 ml पे न्यूट्रलाइज हो रहा था, 3 ml वाली लाइन पे देखो हमने इसको मार्क किया। और वहां देखो कोई सर नहीं क्लियर हुआ अप्रोक्सीमेशन सर। नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही 3 ml वाली लाइन पे आप इसको हाईलाइट करोगे, यू विल सी कि वहाँ एग्जैक्ट पीएच 11 दिख रहा है हमको। तो कंफ्यूजन का स्कोप खत्म। देखो पहले आप इतना ग्राफ एकदम मैच कराओ जो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे आपको पीएच 11 दिख रहा है 3 ml पे। तो हमें सवाल इस डाटा से करना चाहिए था, तो एग्जैक्ट आंसर आता बिना एरर के, और हमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ता, और ये हम सवाल सबसे जल्दी कर ले जाते। इतना टाइम भी नहीं जाता और हम जल्दी आंसर तक पहुँचते। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जरा सॉल्व करते हैं। तो मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ आपको इसका, जो सही तरीका था जिससे हमें करना चाहिए था। तो सेकेंड मेथड के हिसाब से क्या करना चाहिए था, हमें पता है कि जो हमारा एसिड है वो बेस से न्यूट्रलाइज हो रहा है 6 ml पे। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखो बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड एट अ वॉल्यूम 6 ml। Base is completely neutralized by acid at a volume of 6 ml. So base is half neutralized. Base is half neutralized. So base is half neutralized at 3 ml. Yeah, base is half neutralized by 3 ml of acid. Where pH is 11. या पहले ग्राफ से नोटिस कर लो जो मैंने सिखाया, वेयर पीएच इज 11। अब जरा ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन वाली बात और समझ लीजिए। जब हाफ न्यूट्रलाइज होगा तो ये देखो बफर सॉल्यूशन बनेगा। ये जरा करके देखिए यहाँ पे, ये हमारा बेस की रिएक्शन एसिड हो रही 0.01 वी से 0.01/2 वी से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हाफ से। तो ये जीरो हो जाएगा, ये 0.1 V/2 बचेगा, और ये 0.1 V/2 बन जाएगा। अब देखो हमारे पास सोल्यूशन में एक वीक बेस है और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है। तो ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये अल्टीमेटली बफर सोल्यूशन बन गया। अगर ये बफर सॉल्यूशन बन गया तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस log of concentration of salt which is 0.1 V/2 divided by concentration of base which is also 0.01/2 0.1 V/2। POH is equal to PKB plus log of 0.1 V/2 divided by 0.1 V/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे PKB के इक्वल आ जाएगा। अब पीएच अगर आपका 11 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? अगर पीएच हमारा 11 है तो इससे पता चलेगा पीओएच कितना होगा 3। तो इससे पता चल गया पीकेबी कितना है 3। और जो आईआईटी ने इसका एक्चुअल आंसर दिया हुआ है दैट आंसर इज 2.8 to 3.2। इस तरह से करने में कोई एरर नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल दिया है। तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल के केस में इसका आंसर 2.80 से 3.20 मार्क
के बीच में मार्क करना था जो आईआईटी ने एक्सेप्टेड आंसर लिया हो। तो या तो हमने पहले दोनों का एवरेज ले लिया होता तो भी हम बच सकते थे, तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। बट अगर हमने बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट निकाल दिया होता तो ये सवाल ऑलरेडी सॉल्व हो जाता और एग्जैक्ट आंसर आता। सर हम लोगों ने इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो देखो इंडिकेटर हमारे लिए सबसे बढ़िया इंडिकेटर किसी भी टाइट्रेशन में वो होता है जो एंड पॉइंट के पास जाके क्लोजेस्ट में कलर चेंज करे। तो इस पॉइंट को लिखिए, एंड इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन, and indicator is suitable for the titration, and indicator is suitable for the titration if it shows color change closest to, if it shows color change closest to the end point of the titration। या एंड पॉइंट की जगह आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे लिख सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं है क्योंकि टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट पता ही नहीं चलता, वहाँ एंड पॉइंट ही पता चलता है। बट थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के एंगल से देखें तो इक्विवेलेंस पॉइंट भी लिख सकते हैं। So an indicator is suitable for the titration if it shows color change closest to the end point or equivalence point। या अगर इसको सिंपल टर्म में समझाऊं तो इनिशियल पीएच ऑफ टाइट्रेशन और फाइनल पीएच ऑफ टाइट्रेशन के बीच में अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर आ जाएगी, तो आपको मैंने बताया था कि कलर हमेशा इंडिकेटर की जो रेंज होती है उसके बाद और उसके पहले पता चलता है। जो रेंज ऑफ इंडिकेटर का बीच का पीएच चेंज होता है उसमें कलर चेंज पता ही नहीं चलता है। तो अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच के बीच में लाई कर जाएगी तो मोस्टली वो इंडिकेटर सूट कर जाएगा टाइट्रेशन में। समझ में आई बात? तो व्हेन कलर चेंज टू द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, या इसी को अलग अलग तरीके से लिख लो, और रेंज ऑफ इंडिकेटर मस्ट लाई, और अगर सिंपल तरीके से सवाल करना है एकदम जल्दी आंसर चाहिए आपको, और रेंज ऑफ इंडिकेटर must lie in between initial and final pH of the solution। In between initial and final pH of the solution। तो अगर सोल्यूशन के इनिशियल और फाइनल पीएच के बीच में रेंज ऑफ इंडिकेटर अगर लाई कर जाएगी तो वो इंडिकेटर सूटेबल हो जाएगा टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखो अगर हमारे पास बेसिकली चार तरह के टाइट्रेशन हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, और कॉमनली दो इंडिकेटर्स में क्वेश्चन होता है। अगर बाकियों का पूछा जाएगा तो इंडिकेटर की रेंज आपको दी जाएगी, उससे सॉल्व करना होगा। अदरवाइज कॉमनली हम लोग दो मेन इंडिकेटर्स को डील करते हैं, एक फिनॉक्सिन एक मिथाइल ऑरेंज। तो पहले आप उनकी रेंज ऑफ इंडिकेटर लिख लीजिए देख के पिछले वाले डेटा से। तो देखो हमने दो इंडिकेटर लिए, एक मिथाइल ऑरेंज, उसकी रेंज ऑफ इंडिकेटर देखोगे तो 3.1 से लेके 4.5 के बीच में है। मिथाइल ऑरेंज रेंज इज 3.1 to 4.5। इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो, एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में येलो। फिनॉक्सिन जो है इसके कलर चेंज होता है कलरलेस टू पिंक, एसिडिक मीडियम में कलरलेस, बेसिक मीडियम में पिंक, और इसकी रेंज ऑफ इंडिकेटर 8.3 से 10 के बीच में होती है। अब हमें सेलेक्ट करना है कि चार तरह के टाइट्रेशन में कैसे इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टाइट्रेशन और सुटेबल इंडिकेटर, या टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर्स लिख लो बेसिकली। तो मैं दो इंडिकेटर्स के लिए आपको बता रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ फिनॉक्सिन और एक मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सबसे पहला टाइट्रेशन हम लोग लिख रहे हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि स्टार्टिंग पीएच जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होगा। अब इसको टाइट्रेशन कर्व से भी समझ सकते हैं, वहां से भी आपको एक मिनट बाद समझाता हूँ। पहले एक बार इंडिपेंडेंटली पहले बिना ग्राफ देखे समझो, फिर ग्राफ से भी ये चीज समझा दूंगा। तो हमने सबसे पहला इंडिकेटर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में फिनॉक्सिन। अब देखो क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग पीएच इसका देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेशन स्टार्ट किया तो 2 से नीचे या 2 के आसपास होगा।
न्यूट्रल पॉइंट इसका 7 पे आएगा और पीएच टाइट्रेशन खत्म होने के बाद लगभग लगभग 12 पीएच पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 8 से पहले इसका कलर अलग होगा और 10 के बाद अलग होगा। ये चीज़ सही बैठ रही है। मिथाइल ऑरेंज में भी देखो पीएच 3 से पहले अलग होगा और 4.5 के बाद भी अलग होगा। तो इसका मतलब ये इंडिकेटर दोनों ही सूटेबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की रेंज ऑफ इंडिकेटर इसके इनिशियल और फाइनल पीएच के बीच में आ जा रही है। तो उसका मतलब ये चीज़ दोनों इंडिकेटर सूटेबल है। अगला टाइट्रेशन देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हैं अगर हम, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में अगर हम स्टार्टिंग पीएच की बात करें तो वीक एसिड हुआ यानी पीएच रेंज लगभग लगभग 3 के आसपास हो जाएगी। पीएच रेंज 3 आ जाएगी तो देखो ये इससे ओवरलैप करने लगेगा। तो उसका मतलब वीक एसिड के केस में ये पहले से ही कलर ऐसा हो जाएगा जो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और जब टाइट्रेशन खत्म होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो पीएच इसका डेफिनेटली 8-9 के बीच में पहुंच जाएगा, क्योंकि CH3CONA जैसा सॉल्ट बन जाएगा। तो इस केस में फेनोक्सिलिन इंडिकेटर तो देखो काम करेगा, क्योंकि पीएच 8 के पहले अलग है और 10 के बाद अलग है। बट इसमें मिथाइल ऑरेंज काम नहीं करेगा। तीसरा केस अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ टाइट्रेशन शुरू किया तो स्टार्टिंग पीएच तो 2 होगा और जब टाइट्रेशन खत्म होगा तो लगभग लगभग पीएच 6 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनेगा। तो अब देखो यहाँ फिनोक्सिलिन यूज नहीं होगा, क्योंकि टाइट्रेशन 8.3 से पहले ही खत्म हो गया। तो एक ही कलर में पूरी चीज़ खत्म हो गई, दूसरा कलर आ ही नहीं सकता। तो यहाँ सूटेबल इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 से पहले पीएच अलग है स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। और जैसे ही 4.5 क्रॉस होगा तो दूसरा कलर आ जाएगा, तो स्टार्टिंग कलर रेड फाइनली येलो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। तो इस केस में कलर चेंज नोटिस में आ रहे हैं। और लास्ट के केस में अगर हमने वीक एसिड वीक बेस लिया तो इस केस में दोनों ही इंडिकेटर नहीं होंगे सूटेबल। इस केस में नॉर्मली बिना कैलकुलेशन के इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज स्टार्टिंग और फाइनल सोल्यूशन के पीएच बहुत कम वेरी करते हैं। तो इसको यहाँ पे नोट बना के अलग से लिख लो। इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एन इंडिकेटर, it is difficult to select an indicator, it is difficult to select an indicator for the titration, yeah, for the titration of weak acid weak base, for the titration of weak acid weak base, and mostly it is selected by calculation, and mostly it is selected by pH calculation, and mostly it is selected by exact pH calculation। मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ या अप्रॉक्स आइडिया से काम नहीं चलता, आपको एग्जैक्टली पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कितना है, बीच इक्विवेलेंस पॉइंट पे कितना है, एंड फाइनली लास्ट में कहाँ तक पीएच चेंज करा सकते हैं। तो सारे फैक्टर स्टडी करने के बाद ही यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट हो पाता है। समझ गए? तो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर सर एक बार वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बता दी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में यूज हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में यूज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हम लोग फिनोक्सिलिन नहीं यूज करेंगे और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हम मिथाइल ऑरेंज नहीं यूज करेंगे। वीक एसिड वीक बेस में कोई भी इंडिकेटर यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब देखो अगर हम इसी को जो मैंने अभी आपको ग्राफ सिखाए उससे कंपेयर करना सिखाऊं तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो ये स्टीप कर्व होता है ना, इसमें अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर लाई कर जाएगा तो कलर चेंज तुरंत होगा, थोड़ा ही वॉल्यूम ऐड करते ही कलर चेंज आ जाएगा। तो रेंज ऑफ इंडिकेटर जो है वो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करनी चाहिए। यानी रेंज ऑफ इंडिकेटर अगर हमारे इंडिकेटर की रेंज यहाँ पे देखो लगभग लगभग 3 से लेके और 11 के बीच में कुछ भी होगी ना, तो वो इंडिकेटर यहाँ काम कर जाएगा। इस केस में देखो वो इंडिकेटर काम करेगा जिसकी रेंज लगभग लगभग 5 से ज़्यादा होके लगभग 10-11 के बीच में होगा। तो जो वर्टिकल लाइन बनती है ना उससे डिसाइड किया जाता है। इस वाले केस में देखो पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए, 3 से लेके और 8 के बीच में जो भी रेंज ऑफ इंडिकेटर होंगे वो सब काम करेंगे। समझ आ गई टेक्निक? ऐसे हमारा जो मैंने इंडिकेट लाइक टाइट्रेशन कर्व बनाए हुए थे उसमें जो वर्टिकल लाइन बना रहे थे ना जहाँ से शार्प चेंजेस आ रहे थे, तो उस वर्टिकल लाइन पे जिस जिस इंडिकेटर की रेंज लाई कर जाएगी वो सब इंडिकेटर यहाँ फिट हो जाएंगे। या मैंने सिंपल तरीका बताया कि इनिशियल पीएच और फाइनल पीएच के बीच में रेंज ऑफ इंडिकेटर आ जाएगी तो मोस्टली इंडिकेटर सूटेबल हो जाता है। अदरवाइज परफेक्ट तरीका ये है कि टाइट्रेशन कर्व पे जो स्टीप लाइन आ रही है उस पर रेंज ऑफ इंडिकेटर लाई करनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। एंड इंडिकेटर इज सुटेबल, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर आपको टाइट्रेशन कर्व दिया होगा तो ये दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए।
An indicator is suitable for the titration. And indicator is, इसीलिए weak acid weak base में देखो जो point of inflection आ रहा था तो वो range वहाँ fit करा ही नहीं पाओगे आप. So an indicator is suitable for titration if range of indicator lies between, the range of indicator lies on the steep curve, lies on the change in pH of steep curve in the change in pH of steep curve of titration plot या titration curve. समझ आया कॉन्सेप्ट? क्लियर? अब यहीं पे एक और टाइट्रेशन होता है जो थोड़ा ट्रिकी टाइट्रेशन है, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन. अगला केस देख लो, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर. सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर. सर बी वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए. मैंने बोला कि जो स्टीप कर्व था ना, जो स्टीप लाइन आ रही थी ग्राफ में, उस चेंज इन पीएच में अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर लाई कर जाएगी तो इंडिकेटर सूटेबल हो जाएगा. An indicator is suitable for the titration if range of indicator lies on the change in pH of steep curve of the titration curve. जो हम steep curve का मिड पॉइंट निकाल के एंड पॉइंट निकाल रहे थे, तो उस पे अगर रेंज ऑफ इंडिकेटर लाई कर जाएगी उतने ही चेंज में, तो आपका काम बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट केस देख रहे हैं. सर ये ऊपर वाली पहली लाइन तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो दूसरी लाइन लिखी है, इंडिकेटर लाइज ऑन द चेंज इन पीएच ऑफ स्टेप कर्व ऑफ टाइट्रेशन कर्व, वो एक बार बता दीजिए. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, ये आपका स्टीप कर्व की लेंथ है, इसके बीच में अगर इंडिकेटर रेंज आ जाएगी तो वो इंडिकेटर सूटेबल है टाइट्रेशन के लिए. ये आपका देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का प्लॉट है. ये मैंने स्टीप कर्व की ग्राफ बनाया, जितना पार्ट मैंने येलो मार्क किया नीचे वाले डॉट से लेके ऊपर वाले डॉट के पीछे, इस पर रेंज ऑफ इंडिकेटर लाई कर जाएगी तो इंडिकेटर सूटेबल है. ऐसे ये वाला केस देख लो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो उसमें देखो रेंज ऑफ इंडिकेटर अगर इसके बीच में लाई कर जाएगी नीचे वाले पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट के बीच में, तो इंडिकेटर सूटेबल होगा. और वीक एसिड वीक बेस में देख ही रहो, अब एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो इंडिकेटर सिलेक्ट करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ कंपेयर नहीं कर पाएंगे. समझ गया प्रोसेस? इसके बाद अगला केस लिखिए, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इन डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन. सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इन डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन. Selection of indicator in double indicator titration. तो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन नॉर्मली हम लोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए करते हैं यूजिंग टू डिफरेंट इंडिकेटर्स, फिनोक्सिन एंड मिथाइल ऑरेंज. यहाँ बेसिकली क्या होता है कि अगर हम Na2CO3 की रिएक्शन HCl से कराएं तो उससे NaHCO3 बनता है और NaCl बनता है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट. This is referred as first equivalence point. और इसके बाद फिर से अगर हमारा जो NaHCO3 है ये दोबारा HCl से रिएक्ट कर जाएगा, तो इट विल फॉर्म अगेन NaCl एंड H2CO3. ये आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है. यानी कि इसमें दो बार न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. एक बार Na2CO3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होकर NaCO3 बन रहा है, फिर NaHCO3 दोबारा न्यूट्रलाइज होकर. यहाँ तक समझ गया पहले? ठीक है, अब देखो हमने इसका प्लॉट बनाया, टाइट्रेशन कर्व है हमारे पास. तो टाइट्रेशन कर्व में देखो स्टार्टिंग में नीचे Na2CO3 को हम HCl से टाइट्रेट कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग टाइट्रेशन देखो Na2CO3 का pH लगभग 12 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं लगभग. अब देखो यहाँ से टाइट्रेशन कर्व करते करते देखो ये स्टीप लाइन आ रही है. तो इस ग्राफ में देखो आपको जो स्टीप कर्व दिख रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे. तो इसका एक पॉइंट अगर हम ये मार्क कर दें, यहाँ से देखिए एक पॉइंट ये मार्क करा और एक पॉइंट ये मार्क करा, और इसका अगर हम मिड पॉइंट मार्क कर दें तो आपको एंड पॉइंट पता चल जाएगा.
तो इसका देखो अगर हम मिड पॉइंट मार्क करते हैं लेटेस्ट से, तो ये देखो इस जगह पे लगभग लगभग पीएच चेंज आ रहा है। ये Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हुआ है, राइट। इसके बाद देखो फिर से टाइट्रेशन होते होते देखो फिर से अगले स्टेप पे जब हम पहुंच रहे हैं, तो अब देखो फिर से स्टीप कर्व कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे स्टीप कर्व देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो अब इसका अगर मिड पॉइंट मार्क करेंगे हम, तो लगभग लगभग यहाँ पे आएगा। फिर से देखो अगर इसका मिड पॉइंट मार्क करेंगे तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट क्लोज टू दिस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा और ऊपर आएगा, मतलब इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो इंडिकेटर देखने पड़ेंगे, एक बार न्यूट्रल पॉइंट बीच में आ जा रहा है और एक बार न्यूट्रल पॉइंट एंड में आ जा रहा है। तो अगर हम इसका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट देखेंगे तो ये देखो हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये इस ग्राफ का फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, और नीचे वाला सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। ये समझ आ गया पहले आपको, ठीक है। और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास पीएच देखो तो वो लगभग लगभग 8 से 9 के बीच में आ रहा है, और सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच देखोगे तो 4 से थोड़ा नीचे चला जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पीएच आ रहा है दैट इज समवेयर 8 एंड 9 के बीच में। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो सूटेबल इंडिकेटर होगा वो फिनोक्सिन हो जाएगा, जिसकी रेंज देखो 8.3 से लेके 10 के बीच में है, रेंज इज इन बिटवीन 8.3 एंड 10 फॉर फिनोक्सिन। तो जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचेंगे हम लोग, तो पीएच देखो 10 से पहले स्टार्ट हुआ था और एंड ऑफ टाइट्रेशन जो है वो 8.3 से नीचे आ गया। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें फिनोक्सिन इंडिकेटर यूज करते बनेगा, मिथाइल ऑरेंज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज कहाँ पे आएगा, जब पीएच 3 से नीचे चला जाएगा। लेकिन सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप इंडिकेटर देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ जो स्टार्टिंग पीएच है वो 8 के बाद आ रहा है सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए, और लास्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 4 से नीचे। तो इसका मतलब जो मिथाइल ऑरेंज की रेंज है 3.1 से 4.3 के बीच में, तो 3.1 से 4.5 के बीच में जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की रेंज है वो यहाँ के लिए सूटेबल हो गई। तो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में सोडियम कार्बोनेट और HCl के टाइट्रेशन में फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए फिनोक्सिन इंडिकेटर यूज करते हैं और सेकंड पॉइंट के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। अपने कोर्स में यही एक डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन है, इसलिए अगर आप इसका आंसर भी याद कर लेते हो तो बाकी कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैंने आपको ग्राफ में बता दिया इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, बट इट विल बी गुड अगर आप इसका सीधे आंसर याद रखो, that in the titration of sodium carbonate against HCl in a double indicator titration, for first equivalence point we use phenolphthalein indicator, यानी कि Na2CO3 से NaHCO3 का अगर हमें चेंज नोटिस करना है तो phenolphthalein इंडिकेटर से पता चलेगा, और NaHCO3 से NaH2CO3 का चेंज नोटिस करना है तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, और अगर पूरा Na2CO3 HCl यूज करेंगे तो भी मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज H2CO3 बनने के बाद दिखाता है। समझ गया। तो फर्स्ट स्टेप देखना है तो फिनोक्सिन, सेकंड स्टेप देखना है तो मिथाइल ऑरेंज, दोनों एक साथ देखना है तो मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि सेकंड स्टेप के बाद कलर चेंज करेगा मिथाइल ऑरेंज। तो इससे इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।